Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing great. So in today's class, we are going to start organic chemistry for SSC part 2. Okay, तो चलिए start करते हैं. But before that, do like, subscribe and share Science Tactics so that you can get the notifications of the upcoming videos. Alright. अच्छा इसके अलावा if you have any queries, so what you have to do, just take the picture of your question and just send us on Instagram or Facebook, and we will provide you the answer of your given questions, right? So the first SLO we have is 11.1 organic compounds. 11.1.1 is explain the general characteristics of organic compounds. All right, so let's start. Okay, organic chemistry. What is meant by organic chemistry? Organic chemistry is the chemistry of कार्बन कंपाउंड्स. तो कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. चले ठीक है, मान लिया. ओके, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कार्बन that a whole branch of chemistry is devoted to its compounds. भाई ऐसा क्या खास है कार्बन में कि हमने पूरी की पूरी एक ब्रांच ही बना दी. आपके पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, राइट? सो इन 118 एलिमेंट्स में से हमने स्पेसिफिकली कार्बन को ही चूज क्यों किया और एक कंप्लीट एक ब्रांच बना दी कार्बन पर, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है कि भाई मैं ऐसे बोल दूं लिथियम केमिस्ट्री, एक ब्रांच बना दूं लिथियम पे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे बना दूं नाइट्रोजन केमिस्ट्री. नहीं, बट ऐसा नहीं है, है ना? अच्छा चलो इसको भी छोड़ो. आपके पास फोर्थ है ग्रुप में कार्बन आता है, राइट? एंड कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है. तो अब चलो सिलिकॉन पे ही बना दूं मैं, क्योंकि कार्बन की और सिलिकॉन की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना? एक ही ग्रुप में है. बट ऐसा भी नहीं है. तो स्पेसिफिकली इस कार्बन में ऐसा क्या है? चलो लेट्स फाइंड द आंसर कि इतना स्पेशल क्यों है ये कार्बन. ओके, ये आप देख रहे हैं क्यूट सा स्ट्रक्चर कार्बन का. सो द कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6. ओके, एटॉमिक मास क्या है? 12. ऑलराइट. तो ये इसका मतलब है कि अगर कार्बन की मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या होगी? 1s, 2s, 2p, है ना? तो s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर यहाँ s में, और फिर यहाँ p में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. यस. तो देखो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, और फिर लास्ट शेल पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? चले, अब आपको पता है कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं? हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि वो लाइफ में रिच होना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं. सो सेम लाइक कार्बन भी यही चाहता है. तो कार्बन क्या करता है? कार्बन केमिकल बॉन्ड बनाता है ताकि वो क्या करे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके. तो अब आपने हमेशा ये याद रखना है कि क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो अब ये क्या करता है? हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन हैज़ अ टेट्रावेलेंसी. टेट्रा मीन्स 4. तो 4, इसकी वैलेंसी क्या है? 4. तो ये 4 केमिकल बॉन्ड बनाता है, राइट? सो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड क्यों बनाता है, 5 बना ले, 6 बना ले, तो इसका आंसर अब आपको पता है. क्यों? क्यों वो 5 नहीं बना सकता? क्यों वो 6 नहीं बनाएगा? क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 ही और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो भाई सिंपली वो क्या करता है? 4 केमिकल बॉन्ड बना लेगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो इसलिए कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंसी शो करता है, राइट? अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि कार्बन देखें 4 बॉन्ड बनाता है, अभी आपको मैंने बताया था राइट। अब देखिए 4 बॉन्ड बनाता है तो वो चाहे कार्बन, तो इस तरह से एक ये कार्बन है, ये ऐसे सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है, चारों बॉन्ड ऐसे सिंगल सिंगल बना ले, या फिर अगर कार्बन चाहे तो ऐसे एक डबल बॉन्ड बना ले और एक एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तो टोटल बॉन्ड तो अभी भी 4 हो गए, है ना। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी XYZ एटम है, ऑलराइट, तो यहाँ पे इसका ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो एटम्स होंगे इन्होंने शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, राइट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये देखें 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं और ये 2 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस हो गए। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें ये एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस। फिर कार्बन अगर चाहे तो इस तरह से एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तो इस तरह से भी बना सकता है, बट बनाएगा हमेशा 4 ही बॉन्ड। ओके, चले नेक्स्ट कार्बन की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज। अब सेल्फ लिंकेज का क्या मतलब है कि कार्बन अपने आप से ही इस तरह से केमिकल बॉन्ड बनाता है, कार्बन केमिकल बॉन्ड विद कार्बन इस तरह से, और ऐसे सेल्फ लिंकेज कर करके एक लॉन्ग चेन बना देता है हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। इस तरह से सिंपल लॉन्ग चेन बना दे, या फिर ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है ऐसे, राइट, इस तरह से ऐसे, राइट, ऐसे, या फिर ये क्या कर सकता है इस तरह से रिंग में भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इस तरह से कार्बन क्या करता है, सेल्फ लिंकेज करता है। दैट मीन्स कि कार्बन कार्बन के एटम्स मिलके मिलियंस ऑफ एटम्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। आपने कभी डायमंड को ऑब्जर्व किया, तो डायमंड में क्या, डायमंड में यही कार्बन ही होता है, ठीक है, ये डायमंड में कार्बन ही लिंकेज कर करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन, एंड द फर्स्ट वन दिस वन टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, जो कि इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाती है। और इसीलिए कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमने उस पर किस पे बनाई है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे डिपेंड करती है। ओके, सो अब देखो चेन्स एंड रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी बिल्ट अप टू फॉर्म एन एंडलेस वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये चेन्स हैं या कार्बन एटम्स के जितने भी एटम्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं कार्बन के, वो ऐसे आपस में लिंक होके एंडलेस वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। आपके पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन। चले अब हम इतना कार्बन को स्टडी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमें मतलब क्या था, कंसेप्ट क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, ठीक है, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी और अकॉर्डिंग टू दैट वो ये कहा करते थे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड बाय अ वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स एंड नोट बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस इन अ लेबोरेटरी। तो बर्जीलियस कहते थे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमेशा एक वाइटल फोर्स बनाती है और वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आप लिविंग बींग से ही ले सकते हैं, उनको आप लैब में नहीं सिंथेसाइज करवा सकते। अब उनका कहना भी सही था, है ना। जैसे अगर आप देखो तो प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, देखो पल्सेस से, दालें, और दालें कहाँ से मिलती हैं आपको, प्लांट, तो प्लांट क्या है, लिविंग, है ना। या फिर प्रोटीन आपको मिलेगी मीट से, मीट कहाँ से मिलता है, एनिमल से, एनिमल क्या है, लिविंग। फिर इस तरह से फिश, तो फिश क्या है, फिश भी लिविंग है। इसी तरह से मिल्क आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से, राइट।
और आपको डिफरेंट वाइटामिन्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, है ना? तो अकॉर्डिंग टू देम लिविंग, आपके पास जो लिविंग बीइंग्स हैं हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनसे ही लेते हैं। तो ये एक बड़ा ओल्ड सा कंसेप्ट था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो कहते थे कि वो ऐसे कंपाउंड्स हैं, द स्टडी ऑफ गैसेस, रॉक्स एंड मिनरल्स एंड द कंपाउंड्स दैट कुड बी मेड फ्रॉम देम। भाई जो भी रॉक से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं नेचर में? इनऑर्गेनिक, राइट? बट फिर इनका बर्जीलियस का ये कंसेप्ट रॉन्ग प्रूफ हो गया। कब? जब वॉहलर ने क्या किया, फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज कर दिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड। तो ये क्या कर रहे थे वॉहलर जी? ये यहाँ पर इस तरह से अमोनियम साइनाइड, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH4OCN, ठीक है, इसको क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे। तो जैसे ही इसको वो हीट कर रहे थे, अब वो तो हीट कर रहे थे और रख के चले गए, भूल गए बेचारे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक कंपाउंड बन चुका था, जो कि क्या था? यूरिया। और यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह से NH2 NH2 एंड कार्बन डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है? यूरिया का। और यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक। तो यहाँ से हमें पता चला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से organic chemistry is the study of hydrocarbons, is known as the organic chemistry, and their derivatives, ठीक है, is known as the organic chemistry। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है? अब देखो नेम से ऑब्वियस है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। दैट मीन्स कि इस तरह से ये आपके पास कार्बन है, ये कार्बन, कार्बन। अब इसको, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इधर आपके पास हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा कार्बन प्रेजेंट होता है एज अ बेस्ट फ्रेंड। तो कभी कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कभी कार्बन को अकेला नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो दोनों साथ साथ होते हैं। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से देखो आपके पास है कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, 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 और इधर हमने लगा दिया OH। तो ये बन गया आपके पास मिथनॉल। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट हो सकता है, बट कार्बन एंड हाइड्रोजन जो बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा वो कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक जो पॉइंट था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि CCl4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक है, बट ये ऑर्गेनिक है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ड्राइव होके बनता है। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ड्राइव होंगे वो भी ऑर्गेनिक ही होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ये इनऑर्गेनिक है। ये क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक? ये भी इनऑर्गेनिक है और ये भी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो आपने देखा कि सिर्फ कार्बन का होना जरूरी नहीं है, साथ में हाइड्रोजन भी होगा, तभी हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, चले अब आ जाइए यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि आपका मैन SLO है 11.1.1। ओके, चले तो नंबर 1 प्रॉपर्टी
अच्छा, इससे पहले एक और प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बता दी थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा आपको मोस्टली कहाँ से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल ही जाएंगे, खुद भले बेशक आप लैब में बनाओ ना बनाओ। चलो, अब मैड मैनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। भाई आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन है, अभी आपको बताया था कार्बन कार्बन, और ऐसे हाइड्रोजन, फिर ऐसे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। फिर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, बेसिक स्केलेटन तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही होगा, बट समटाइम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, ये भी आपको मिल जाएगा। मतलब क्या है कि इसने 4 ही बॉन्ड बनाने ना, तो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को इधर से रिमूव कर देती हूँ, और यहाँ पे ऐसे देखो इधर क्लोरीन लगा दूँ, तो तब भी ठीक है तो अभी भी ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर अगर मैं क्या करूँ कि इधर जैसे आपके पास ये कार्बन है और इधर ऑक्सीजन लगा दूँ, ठीक है, इधर हाइड्रोजन लगा दूँ, और इधर मैं CH3 ग्रुप लगा दूँ, कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन, ये भी ऑर्गेनिक है अभी। या फिर मैं क्या करूँ, ऐसे ये चेन स्ट्रक्चर बना दूँ और मैं इधर नाइट्रोजन अटैच कर दूँ, तब भी वो ऑर्गेनिक ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रोटीन, प्रोटीन का सबको पता होगा, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन किससे मिलके बनती है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड यहाँ पे देखो जरा, बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, बट बेशक कितने ही डिफरेंट टाइप का क्यों ना हो, ये आपके पास बेसिक ग्रुप हमेशा होता है, विच इज एक साइड कार्बन के अमीनो ग्रुप अटैच होता है, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। फिर यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ भी। अब यह आपने याद नहीं करना, ठीक है, सिर्फ समझना यहाँ पे ये है एक चीज। फर्स्ट पॉइंट के देखो, कार्बन ने इधर कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, ऐसा ही है। और सेकंड पॉइंट आपने क्या समझना है, देखो कार्बन ने भाई 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो वो चाहे एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बना लिया है ना, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड किसके साथ बना लिया, ऑक्सीजन के साथ, तीसरा बॉन्ड ये रहा, चौथा ये रहा। तो कोई अदर एटम्स भी हो सकता है हाइड्रोजन के साथ साथ, ये देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। कैफीन, कॉफी पीते हो ना आप घर में, तो कॉफी में बहुत लार्ज अमाउंट में कैफीन पाया जाता है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। सो इस तरह से। चले, नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, ताकि आगे ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट है, लो है, क्यों लो है, और इनसॉल्युबल है वाटर में तो क्यों है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं करनी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। अगर आपके पास इनऑर्गेनिक पॉइंट, उसके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके पास, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, आपको पता होना चाहिए लो है तो क्यों लो है, राइट। तो अब इसके लिए आप कोवलेंट बॉन्डिंग को अगर ध्यान से समझेंगे, तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो ये समझ ले कोवलेंट बॉन्ड है क्या। देखिए कोवलेंट बॉन्ड, अगर एक एटम ए है और आपके पास एक एटम बी है, ठीक है, एटम ए के आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आटोमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर क्या करें, दोनों शेयरिंग कर लें कि चलो ठीक है हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो अब आप क्या करो, ये ऐसे सेंटर में रख दें, इस तरह से, और अब ये दोनों यहाँ पे इसको यूज करें। अब ये दोनों एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन सॉरी, इस ए के भी हैं और इधर इस बी के भी हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो केमिकल बॉन्ड होता है, इस तरह से केमिकल बॉन्ड बन जाता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें इसी तरह का ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मीथेन, तो मीथेन देखो कार्बन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, और इधर, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा
बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ द एटम, दोनों एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है कार्बन का। यस। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एज आई टोल्ड यू कि भाई जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अब कोवलेंट बॉन्ड की भी टाइप होती है। एक आपके पास होता है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या है H2, तो H2 नॉन पोलर है, मींस यहाँ पे कोई पोल जनरेट नहीं हुए। क्योंकि अगर हम इसको बनाएं इसका स्ट्रक्चर तो ये देखें H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। तो अब यहाँ पे देखो, तो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे ही इक्विवेलेंट है। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ज्यादा पावरफुल या एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, दोनों सेम है तो कोई यहाँ पे चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अब इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, और इधर मैं लगा दूं क्लोरीन, क्लोरीन लगा दूं, फ्लोरीन लगा दूं। अब यहाँ पर एक देखो आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है क्लोरीन है। अब इसका ये मतलब ये है कि एक आपके पास ऐसे बहुत हेल्दी सा पर्सन है, ठीक है, और एक आपके पास ऐसे बहुत वीक सा है बेचारा, तो बहुत ही वीक सा बना दो, चलो ऐसे है ना। तो अब ये ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ज़्यादा एनर्जी रखता है, तो अगर ये इसको अपनी तरफ पुल करना चाहे तो इजीली खींच लेगा ना, पुल कर लेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर भी यही होता है, ये क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि दोनों ने स्टार्ट में तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर किए थे, बट अब क्लोरीन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है। अपनी तरफ जब पुल कर लेगा तो क्लोरीन पर क्या माइनस जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ऑलराइट, देखो कंप्लीटली इसने ट्रांसफर नहीं किया, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके ऊपर ऐसे हाइड्रोजन पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और क्लोरीन पे नेगेटिव, नो, ऐसा नहीं होगा। पार्शली, अभी ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हो गई है, क्लोरीन की तरफ। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे दो पोल्स जनरेट हो चुके हैं। यस। अब इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब ये जो अभी हमने टाइप पढ़ी है, ये केमिकल बॉन्डिंग तो है, बट एक मॉलिक्यूल के दरमियान, मतलब आपके पास एक एक एटम ये था और एक एटम ये था, ठीक है। तो जब एटम्स के दरमियान हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो इस तरह की आपके पास बॉन्डिंग अभी हमने पढ़ी है, कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर देखो तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से ये H2 मॉलिक्यूल बन चुका है, भैया बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल्स होंगे है ना, तो इनके दरमियान में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना कोई ना कोई। तो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोवलेंट कंपाउंड के केस में मोस्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर वीक वैंडर वाल फोर्सेस हमें मिलती है, वीक वैंडर वॉल फोर्सेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वीक वैंडर वाल फोर्सेस क्या है, अभी देखिए आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे पास क्या है, ये H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है।
अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे स्टिक होके तो नहीं रहते हैं ना। तो अब क्या होगा, ऐसे जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पोल पर आ जाएंगे तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, ऐसे टेम्पररी तौर पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता। भाई यहाँ पर मूव कर रहा था तो अब यहाँ पर ये पोल जनरेट हो गया है, टेम्पररी पोल, ये याद रखिएगा, टेम्पररी चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो यहाँ पर जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए इस पोल पर तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और इधर फिर इस पोल पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हो गए दो पोल जनरेट, पॉजिटिव नेगेटिव, बट ये टेम्पररी है, ये बात याद रखनी है आपने हमेशा। फिर इसी तरह से क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इस पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवा देगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस पोल पर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा ही होगा, है ना। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है, यस हो चुका है। फिर अब क्या होगा, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। बट अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने आपको कहा था कि ये वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं। अब अगर पर्टिकुलरली आपके पास अगर नॉन पोलर कंपाउंड था, क्योंकि H2 नॉन पोलर कंपाउंड है ना, तो कोई भी अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो उस केस में जो वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होगी उसको हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको क्या कहेंगे, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ओके, तो अब ये बहुत वीक फोर्स है भाई, क्योंकि ये तो टेम्पररी चार्ज जनरेट हुआ है ना। जैसे ही आपने यहाँ पे हीट दी, ठीक है, इसको ज़रा सी अगर आप हीट देंगे, जैसे हीट देंगे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, यस, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसीलिए आपके पास इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड इस तरह के होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, ये इसका आंसर है, वो लो है, लो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है बहुत वीक होती हैं। तो वैन डेर वाल्स फोर्सेज वीक फोर्स है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लो होता है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया जब इस तरह से आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास वैन डेर वाल्स फोर्सेज हैं, बट कौन सी वाली वैन डेर वाल्स फोर्स वर्क करेगी यहाँ पे, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर इधर आपके पास इस तरह से एक पोलर कंपाउंड होगा, जैसे कि HCl है, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे HCl होंगे ना। तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया था क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्लोरीन पे ऐसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा एंड हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इधर भी अगर आप देखो तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पर भी तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगी ना, इधर इस तरह से, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये वाली जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल फोर्स, क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल फोर्स। अब ये भी आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जैसे आप हीट देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, बट एज कंपैरिजन टू द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डायपोल डायपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है।
चलें, तो यस ऑलरेडी हम ये फर्स्ट पॉइंट कवर कर चुके थे। यस तो देखो, एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ज्वाइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मीथेन के केस में देखें तो मीथेन क्या है, मीथेन भी नॉन पोलर है। अगर आप अच्छा, तो सेम ऐसे ही आपके पास मीथेन है, ठीक है। मीथेन भी क्या है, एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। मीथेन क्या है, CH4, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, राइट। चलें, अब क्या होगा यहाँ पर, इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल, कि ये आपके पास CH4 एक मॉलिक्यूल है मीथेन का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब जरा देखो किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट पर मूव करेंगे, इस पॉइंट पर आ जाएंगे, तो इस पोल पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इधर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना। तो अब ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल पर भी यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करवा देगा और इधर पॉजिटिव। अब ज़रा देखें, इधर फिर से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। इसको हमने क्या नाम दिया था, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस विच इज़ अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होते हैं, ठीक है। Okay, next point is insoluble in water. So देखिए, organic compounds are usually insoluble in water but soluble in organic solvents such as alcohol, ether and benzene. तो यहाँ पर आपने एक important point याद रखना है। देखिए, like, dissolve, like, ओके। तो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब वाटर क्या है, क्योंकि वाटर पोलर है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पोलर नेचर के होते हैं, तो इसलिए। और ऑर्गेनिक, अगर आपके पास देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं, अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है। कभी आपने देखा है, अगर आप ऑयल को ऐसे, हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली और उसमें आप ऑयल ऐड कर दें, इधर आप वाटर ऐड कर दें, तो क्या ऑयल वाटर में डिसॉल्व होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। नॉन पोलर कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे और पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक हो गया। चले, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है combustion reaction. So most organic compounds are flammable and burn in air to form carbon dioxide and water. तो मीथेन है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। हीट एनर्जी भी, तो आग भी तो जलती है ना, तो हमें हीट एनर्जी भी मिलती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जस्ट लाइक आपने स्टोव जलाया, चूल्हा जलाया और उसमें आपने ऐसे आग जलाई आपने मैच स्टिक से, तो वहां पर आपको कंबस्टन रिएक्शन मिलता है। आपने देखा होगा वुड, तो वुड उसमें भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो वो भी क्या है, इजीली बर्न हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल इजीली बर्न हो जाता है, कंबस्टन रिएक्शन शो करता है क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक है। डीजल है, केरोसिन है, डिफरेंट गैसेस हैं, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है और इजीली बर्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज के organic compounds form large and complex molecule. कार्बन शोज कैटिनेशन, कैटिनेशन अभी हमने पढ़ा था, सेल्फ लिंकेज, दैट इट बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ टू फॉर्म चेन्स, ब्रांच स्ट्रक्चर्स एंड रिंग्स। तो भाई कार्बन, ऐसे कार्बन अटैच होके एक लॉन्ग चेन बना देंगे, या फिर कार्बन इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है ना, ऐसे इस तरह से बना दे,
या फिर और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दें। तो दिस अलाउज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक। अब नेक्स्ट पॉइंट इज है शो आइसोमेराइज्म। आइसोमेराइज्म बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। Many organic compounds have the same molecular formula but different structures. This property is called isomerism. देखो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है C5H12, ठीक है। तो मतलब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरे पास 5 कार्बन होने चाहिए और 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, है ना। तो अब देखो ज़रा इसके अरेंजमेंट में कितने डिफरेंट वे से कर सकती हूँ। तो ये हो गया 1 कार्बन, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है ना, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं मुझे हर कार्बन के। तो इस कार्बन के एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया और 3 इस हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से यहाँ पर इस कार्बन के देखो एक बॉन्ड ये है इस कार्बन के साथ, दूसरा ये है और 2 इसके हाइड्रोजन के साथ है। फिर यहाँ पे CH2, इसी तरह से इधर CH2 और इधर CH3। तो मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, यस। तो इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। तो मैं चाहूँ तो इस तरह से एक स्ट्रेट चेन बना दूं, और अगर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 कार्बन, एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसी तरह से सेकंड कार्बन पर मैं एक कार्बन अटैच कर दूं। तो अब भी मेरे पास कार्बन तो 5 ही हैं। अब ज़रा इसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये CH3 हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, इधर CH2 हो गया और इधर CH3 हो गया और इधर भी CH3 हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, बेशक कोई ना हो लेकिन हाइड्रोजन हमेशा कार्बन का साथ देता है। तो 4 बॉन्ड बनाने हैं हम, तो वो वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बन गया है आपके पास आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। फिर इसको स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, कार्बन, 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 इधर कार्बन अटैच कर दो, इधर कर दूं, तब भी 5 कार्बन हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन बना दो, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये भी CH3 और ये भी CH3। तो अभी भी आपके पास 12 हाइड्रोजन हो गए, यस हो गए। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना दिए हमने यहाँ पर, मोलिकुलर फार्मूला तो यही था C5H12, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बना दिए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेराइज्म। यही रीजन है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखें कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनका रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो नहीं होता, स्लो होता है एज कंपैरिजन टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनका due to presence of covalent linkages, the reactions of organic compounds are molecular in nature. They are often slow and require specific conditions such as temperature, pressure और catalyst, ठीक है। अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबस्टन रिएक्शन शो करते हैं, है ना। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो फिर आग जल जाती है ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अभी हमने यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवाना है। अब देखो ज़रा, आपके पास घर में स्टोव है ना, चूल्हा है, उस पर खाना बनाते हो, राइट। तो जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बटन ऑन करते हैं, आग जलाते हैं। बटन ऑन करते हैं तो डायरेक्ट तो आग नहीं जलती ना, सबसे पहले आपने बटन ऑन किया, जैसे ही आपने बटन ऑन किया तो ऐसे ऐसे आवाज़ आती है ना, साउंड, गैस की आवाज़ आती है। तो बटन ऑन किया तो वहाँ से गैस निकलना स्टार्ट होगी। तो वो जो गैस होती है मोस्टली वो आपके पास मीथेन ही तो है, मीथेन है ना वो, जी, ठीक है, वो मोस्टली मीथेन होती है। फिर अब आपको पता है ऐसे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो अगर मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फ्लेमेबल है, आग जलती है, तो फिर आग क्यों नहीं जली? आग तब तक नहीं जलती जब तक कि आपने उसको मैच स्टिक जलाई और मैच स्टिक से एक टेम्परेचर दिया, हीट दी, तभी आग जलती है, ऐसे तो नहीं जलती, है ना। तो मतलब कि ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट एनर्जी देनी पड़ती है, प्रेशर देना पड़ता है, कैटलिस्ट देने पड़ते हैं, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा, है ना। वरना तो फिर तो ऐसे
आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी मैच स्टिक जलाने की, मीथेन तो थी ही, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती, बट ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे ही आपके पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी ऑर्गेनिक है, तो भई ऑक्सीजन तो प्रेज़ेंट है, रिएक्ट कर लेता, करके और जो है वो आग जल जाती, बट ऐसा तो पूरी दुनिया में आग लग जाती, है ना? ऐसा नहीं होता, तो कोई ना कोई आपको पेट्रोल पे भी देखिए आग लग जाती है जब आपने मैच स्टिक जला के खुद से आप हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जब हीट प्रोवाइड करोगे तभी आग जलती है। लेकिन इन कॉन्ट्रेरी टू दैट अगर आप देखो, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें, तो जैसे आपके पास क्या है, HCl है, ठीक है? और अगर इसको रिएक्ट करवा दो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास क्या बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर, है ना? NaCl सॉल्ट बनता है, टेबल सॉल्ट ऑफ एंड वाटर। तो ये रिएक्शन फास्ट था, और यहाँ पे आपने दोनों केमिकल्स को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपको रिएक्शन प्रोसीड हो गया। यहाँ पे तो आपने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया, कोई हीट एनर्जी नहीं दी। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये भी आपके पास वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जरा वीक एसिड पे देखो, एसिटिक एसिड, वेनेगर, सिरका जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो वो तो वीक एसिड होता है ना। तो यही रीजन है इसका। ओके।